गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हमने कल पाठ में पढ़ा था कि किस तरह से जीजी और लेखक के अब तर्क वितर्क शुरू होते हैं। जीजी के जो तर्क हैं वो सारे ही भावनाओं पर आधारित हैं। जीजी अपने सहज प्रेम की बात करती हैं, धर्म और अध्यात्म की बात करती हैं, जबकि लेखक जो हैं वो पूरी तरह से विज्ञान के तर्कों के आधार पर बात कर रहे हैं। देखिए, कुछ देर चुप रही जीजी, फिर मठरी मेरे मुंह में डालती हुई बोली, देख, बिना त्याग के दान नहीं होता। अगर तेरे पास लाखों करोड़ों रुपए हैं और उसमें से तू 2-4 रुपए किसी को दे दे तो यह क्या त्याग हुआ? त्याग तो वह होता है जो चीज़ तेरे पास भी कम है, जिसकी तुझको भी ज़रूरत है, तो अपनी ज़रूरत पीछे रख कर दूसरे के कल्याण के लिए उसे दे। तो त्याग तो वह होता है, दान तो वह होता है, उसी का फल मिलता है। देखिए बच्चों, हम इसके बारे में कल ही हमने इस बारे में बात की थी कि वास्तविक जो त्याग है या वास्तविक जो दान है वो तब नहीं है जब हमारे पास खुद अथाह चीज़ें भरी पड़ी हों और हम उसमें से उठाकर एक आध कोई चीज़ किसी को दे दें। ये तो त्याग तो वो कहलाता है। असली दान वही होता है जब हमारे पास सीमित मात्रा में साधन मौजूद हो, हमारे पास सीमित मात्रा में कोई चीज़ हो, और जब हम देखें कि सामने वाले को भी उसकी ज़रूरत है तो हम उसमें से कुछ भाग निकाल कर सामने वाले को दें। असली त्याग और दान वही होता है। तो अब जीजी उसको अपनी इन्हीं बातों के आधार पर समझाना चाह रही है कि जब हमारे पास जल सीमित मात्रा में है और अगर हम इंद्रसेना पर उसमें से कुछ सीमित मात्रा में से कुछ थोड़ा सा जल उन बच्चों पर फेंकते हैं, तब इंद्र भगवान हम पर प्रसन्न होंगे। फल वल कुछ नहीं मिलता, सब ढकोसला है, मैंने कहा तो, पर कहीं मेरे तर्कों का किला पस्त होने लगा था, मगर मैं भी जिद पर अड़ा था। फिर जीजी बोली, देख, तू तो अभी से पढ़ लिख गया है। मैंने तो गांव के मदरसे का मुंह भी नहीं देखा, पर एक बात देखी है कि अगर 30-40 मन गेहूं उगाना है तो किसान को 5-6 सेर अच्छा गेहूं अपने पास से लेकर ज़मीन में क्यारियां बनाकर फेंक देता है। उसे बुआई कहते हैं। यह जो सूखे हम अपने घर का पानी इन पर फेंकते हैं, यह भी बुआई है। यह पानी गली में बोएंगे तो सारे शहर, कस्बा, गांव पर पानी वाले बादलों की फसल आ जाएगी। हम बीज बनाकर पानी देते हैं, फिर काले मेघा से पानी मांगते हैं। सब ऋषि मुनि कह गए हैं कि पहले खुद दो, तब देवता तुम्हें दुगना, चौगुना, अठगुना करके लौटाएंगे। भैया, यह तो हर आदमी का आचरण है, जिससे सबका आचरण बनता है। यथा राजा तथा प्रजा, सिर्फ यही सच नहीं है, सच यह भी है कि यथा प्रजा तथा राजा। यही तो गांधी जी महाराज कहते थे। जीजी का एक लड़का राष्ट्रीय आंदोलन में पुलिस की लाठी खा चुका था, तब से जीजी गांधी महाराज की बात अक्सर करने लगी थी। अब देखिए, जीजी ने यहाँ पर वही सब बातें कि अगर हमें भगवान को प्रसन्न करना है तो हम भगवान के लिए कुछ चढ़ावा चढ़ाते हैं और उम्मीद करते हैं कि भगवान इससे 4 गुना या 8 गुना हमें देगा। इसी तरह से जीजी ने किसान का उदाहरण दिया है। जीजी ने कहा है कि अगर किसान को 30-40 मन गेहूँ उगाना है तो पहले उसको 5-6 सेर बीज बोना होगा, मतलब अपनी तरफ से हमें कुछ देना होगा, तभी जाकर फिर वो चीज़ें हमें ज़्यादा होकर मिलेंगी। अब देखिए, अंत में आते आते जब हम इस पाठ का क्लाइमैक्स भी जिसको कह सकते हैं, वहाँ पर आते आते लेखक ने इस पाठ का रुख मोड़ना शुरू कर दिया है। अब वो कह रही हैं, लेखक कह रहे हैं कि गांधी महाराज भी यही कहते थे, हमेशा ऐसा नहीं होता कि जैसा राजा वैसी प्रजा, प्रजा को भी अपनी तरफ से कुछ करना होगा, तभी सही राजकाज के कार्य चल पाएंगे। इन बातों को आज 50 से ज़्यादा बरस होने को आए, पर ज्यों के त्यों मन पर दर्ज हैं। कभी कभी कैसे संदर्भों में ये बातें मन को कचोट जाती हैं। हम आज देश के लिए करते क्या हैं? मांगे हर क्षेत्र में बड़ी बड़ी हैं, पर त्याग का कहीं नाम निशान नहीं। अपना स्वार्थ आज एकमात्र लक्ष्य रह गया है। हम चटखारे लेकर इसके या उसके भ्रष्टाचार की बातें करते हैं, पर क्या कभी हमने जांचा कि अपने स्तर पर, अपने दायरे में हम उसी भ्रष्टाचार के अंग तो नहीं बन रहे? काले मेघा दल के दल उमड़ते हैं, पानी झमाझम बरसता है, पर गगरी फूटी की फूटी रह जाती है, बैल प्यासे के प्यासे रह जाते हैं। आखिर कब बदलेगी यह स्थिति? अब देखिए, लेखक ने बहुत बड़े प्रश्न के साथ इस पाठ को ख़त्म किया है। उन्होंने कहा है
कि आज हमारे देश को आज़ाद हुए, ये तब की बात है जब उस समय लगभग 50 साल होने को थे, लेकिन अब तो काफ़ी समय इस पाठ को लिखे हुए भी हो गया। लेखक कहते हैं कि आज देश को आज़ाद होने को 50 से ज़्यादा साल हो गए हैं, लेकिन क्या हमारे देश की स्थितियों में बहुत बड़े बड़े बदलाव आए हैं, यानी नहीं आए। वो कहते हैं कि जनता होने के नाते हम देश के लिए क्या करते हैं। हम बड़ी बड़ी सिर्फ बातें करते हैं बैठ कर के, अपने देश की दूसरे देश के साथ तुलना करते हैं, अपने देश का तिरस्कार करते हैं, अपने देशवासियों के बारे में बात करते हैं, तो कहते हैं कि हमारे देश में ये चीज़ें उपलब्ध नहीं है, हमारे देश में ये कमी है, हमारे देश को इस क्षेत्र में और आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन लेखक कह रहे हैं कि हम तो देश से बहुत कुछ चाहते हैं, मांगे हमारी बहुत बड़ी बड़ी हैं, पर क्या हमारे अंदर त्याग की भावना है? क्या हम देश के लिए कुछ करना चाहते हैं? क्या हम देश के हित में कुछ काम आ रहे हैं? क्या हम सार्वजनिक संपत्ति की वैसे ही रक्षा करते हैं, वैसे ही उसका ध्यान रखते हैं जैसे हम अपने घर के सामान का रखते हैं? क्या हम ये सब देश के लिए कर रहे हैं? यानी यहाँ पर कहीं ना कहीं कमी है। जब तक हमें कोई ना टोके, जब तक हमें ना कहे, तब तक हम देश की संपत्ति का ध्यान नहीं रखते हैं। हम सड़कों पर चलते हुए, प्राकृतिक स्थलों पर जाते हुए वहाँ भी कचरा फैला देते हैं, स्वच्छता का ध्यान नहीं रखते हैं। हम ट्रेनों में, बसों के अंदर भी कचरा फैलाते हैं, इसके साथ साथ लाइट को, वहाँ की पानी की व्यवस्था को तोड़ते हैं। और एक बात ये है कि जब भी हमें सरकार के सामने अपना विरोध प्रदर्शित करना होता है, उस समय पर आम तौर पर जो जनता है वो जब हड़ताल करती है, आंदोलन करती है, तो वो जितनी भी सरकारी संपत्ति है, जितनी सार्वजनिक संपत्ति है, उसको नुकसान पहुंचाकर अपना रोष प्रकट करती है, जो कि बिल्कुल अनुचित है। तो यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि आज हमारे लिए हमारे अपने स्वार्थ सबसे बड़े हो गए हैं। हम दूसरों के भ्रष्टाचार की बातें करते हैं कि वो ऐसा व्यक्ति है, वो वैसा भ्रष्टाचार करता है, लेकिन क्या कभी हमने अपने स्तर पर जांच किया कि जितना हम कर सकते हैं, क्या हम वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं या नहीं कर रहे? हम सबके स्तर अलग अलग हैं। एक विद्यार्थी के स्तर पर आप ये भ्रष्टाचार कर सकते हो कि आप अपने माता पिता के सामने, अपने शिक्षक के सामने पढ़ाई करने का दिखावा करो, पर अंदर से आपको भी पता हो कि आप ठीक ढंग से नहीं पढ़ रहे हो। इसी तरह से आपके माता पिता आपकी फ़ीस भर रहे हैं, आपको ट्यूशन पर भेज देते हैं, आपको जिस तरह की भी मदद की ज़रूरत है वो सारी मदद करते हैं, लेकिन क्या आप उनके पैसों के साथ, उनकी भावनाओं के साथ और अपने भविष्य के साथ न्याय कर रहे हो? तो यहाँ पर हमको ये सारी चीज़ें जांचने की आवश्यकता है कि क्या हम भ्रष्टाचार के अंग तो नहीं बन रहे हैं, क्या हम अपने पार्ट पर तो नहीं कुछ गलत कर रहे हैं। अंत में लेखक कहते हैं कि काले मेघा दल के दल उमड़ते हैं, पानी झमाझम बरसता है। अब यहाँ पर वो देश की स्थितियों पर बात करते हुए लेखक कह रहे हैं कि जब भी हमारे देश में कोई विपदा आती है, बड़ी बड़ी योजनाएं बनती हैं। उन बड़ी बड़ी योजनाओं में, यानी काले बादल तो खूब उमड़ते घुमड़ते हैं, बड़ी बड़ी योजनाएं खूब बनती हैं, पानी झमाझम बरसता है, पैसा भी खूब लगाया जाता है, लेकिन फिर भी गगरी फूटी की फूटी रह जाती है। क्या उस व्यक्ति तक, उस आम जन तक, उस इंसान तक जिस तक ये फ़ायदा पहुंचना चाहिए, क्या वहाँ तक ये फ़ायदा पहुंच रहा है? यानी नहीं पहुंच रहा। बैल प्यासे के प्यासे रह जाते हैं। यहाँ पर हमारी आज जो हमारे देश में किसानों की स्थिति है, आज हमारे देश में जो खेती की स्थिति है, बहुत सारे किसान आत्महत्याएं करने पर विवश हो गए हैं। बहुत सारे किसान अपनी जो फसलें हैं, अपने जो फल है, सब्जी है, वो सड़कों पर फेंकने को मजबूर हो गए हैं, क्योंकि उनको कौड़ियों के भाव में उनकी सब्जियां, उनके फल खरीदे जा रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि बैल प्यासे के प्यासे मर रहे हैं। आखिर कब बदलेगी यह स्थिति? वो कह रहे हैं कि आखिर ये सारी स्थितियाँ कब बदलेंगी, कब हम सबसे पहले अपनी ही नज़रों में ईमानदार बनेंगे, खुद के साथ न्याय करना शुरू करेंगे। जब हम अपने साथ ईमानदारी करेंगे तो धीरे धीरे हर एक व्यक्ति की ईमानदारी देश को एक ईमानदार राष्ट्र बनाएगी और हमें तरक्की की राह पर अग्रसर करेगी। अब देखिए इसके प्रश्न उत्तर। लोगों ने लड़कों की टोली का मेंढक मंडली नाम किस आधार पर दिया? यह टोली अपने आप को इंद्रसेना कहकर क्यों बुलाती थी? जो लोग इस लड़कों की टोली को पसंद नहीं करते थे, जैसा कि गांव का लोक प्रचलित विश्वास था कि जब भी बारिश नहीं होती थी तो 12-13 साल की उम्र से लेकर और 15-16 साल की उम्र के या 18-19 बरस के जो लड़के थे, वो इस तरह की टोली बनाकर द्वार द्वार जाकर पानी मांगते थे। तो जो लोग तो इनको पसंद करते थे, जिनकी इस
आस्था पर विश्वास था। वो तो इसे इंद्रसेना कहते थे, लेकिन जो लोग इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, जिन्हें उनका ये शोरगुल करना, कीचड़ में लौटना और इस तरह से पानी फेंका जाना पसंद नहीं था, वो उन्हें मेंढक मंडली यानी मेंढकों की तरह पानी और कीचड़ में उछल कूद करने वाले की तरह बताया करते थे। और ये टोली अपने आप को इंद्रसेना इसलिए कहती थी क्योंकि उनको भी ये लगता था कि वो इंद्र भगवान की टोली है, और गांव के लोग जब इन पर पानी डालेंगे तो इंद्र भगवान प्रसन्न होंगे, पूरे गांव, पूरे शहर और पूरे राज्य में बारिश होने लगेगी। जीजी ने इंद्रसेना पर पानी फेंके जाने को किस तरह सही ठहराया? जीजी ने अपने बहुत सारे तर्क दिए। जीजी ने कहा कि जिस तरह से किसान होता है, जब उसको 30-40 मन गेहूँ यदि प्राप्त करना है तो पहले उसको 5-6 से गेहूँ अपने खेतों में डालना पड़ता है, जिसको बुआई कहते हैं। और वो कहते हैं कि ये तो हो गई फसल की बुआई, इसी तरह से पानी की बुआई भी होती है। पानी की बुआई में हमें इंद्रसेना पर पानी फेंकना होगा और इंद्र भगवान प्रसन्न होंगे और हमें 4 गुना 8 गुना करके देंगे। इसके साथ साथ जीजी ने त्याग और दान का महत्व भी समझाया, बताया कि जब हमारे पास अथाह चीज़ें हैं, अगर उसमें से हम कोई 1-2 चीज़ें निकाल कर किसी को दे देते हैं तो वो दान कोई दान नहीं होता। दान वो है जब हमारे पास सीमित मात्रा में है और हम किसी व्यक्ति की आवश्यकता को देखकर अपनी उस सीमित मात्रा में से कुछ भाग उस व्यक्ति को दे देते हैं, जिससे उसकी भी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके, वो असली दान कहलाता है। इसी तरह से वो कहती हैं कि जब हम भगवान से कुछ पाने की इच्छा करते हैं तो चाहे हम भगवान के पास फूल लेकर जाएं, फल लेकर जाएं, मिठाई लेकर जाएं या कुछ रुपए का चढ़ावा चढ़ाएं, हम चाहते हैं कि भगवान इससे 4 गुना 8 गुना करके हमें लौटाए। तो इसी तरह से वो कहती हैं कि इंद्रसेना पर यदि हम पानी फेंकेंगे तो इंद्र भगवान भी हमें 4 गुना 8 गुना पानी देंगे। पानी दे गुड़ धानी दे, मेघों से पानी के साथ साथ गुड़ धानी की मांग क्यों की जा रही है? अब यहाँ पर देखिए, गुड़ धानी क्या है? गुड़ और चने से बना हुआ एक लड्डू होता है जिसको गुड़धानी कहते हैं। गांव में ये लोग खूब खाते हैं ये चीज़ें। तो यहाँ पर जो गुड़ है वो ईख से बनता है, गन्ने से बनता है, और चना यानी जब चने की फसल लगती है। तो जब यहाँ पर कहने का अभिप्राय है कि जब खूब बारिशें होंगी तभी ईख, चना ये सारी फसलें लग पाएंगी और फिर उनसे गुड़ और चने को मिलाकर लड्डू बनाए जाएंगे। यानी यहाँ पर खेतों में धन धान्य के भरपूर होने की मांग की जा रही है। गगरी फूटी बैल प्यासा, इंद्रसेना के इस खेल गीत में बैलों के प्यासा रहने की बात क्यों मुखरित हुई है? इसमें लेखक ने कहा है कि हमारा भारत जो है वो कृषि प्रधान देश है। यहाँ की 65% जो जनता है वो खेती पर ही निर्भर रहती है और हमारी खेती बारिशों पर निर्भर रहती है। अगर बारिश नहीं होती है तो उस समय पर खेती का कार्य करने में बहुत दिक्कत आती है। ऐसे में बिना पानी के बैल प्यास से मर जाते हैं, लोगों की जो मटके हैं वो फूट जाते हैं, यानी लोगों के पास पीने के लिए भी पानी नहीं होता, खेती करना तो बहुत दूर की बात है। तो इस खेल गीत में खेती से संबंधित होने के कारण और बैलों का खेती से सीधा संबंध होने के कारण बैलों के प्यास से मरने की बात मुखरित हुई है। इंद्रसेना सबसे पहले गंगा मैया की जय क्यों बोलती है? नदियों का भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में क्या महत्व है? इंद्रसेना सबसे पहले गंगा मैया की जय इसलिए बोलती है क्योंकि हमारा भारत नदियों का देश है और इसमें गंगा नदी को सबसे पवित्र नदी माना गया है। इसका धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। हालांकि भारत की ज़्यादातर नदियाँ किसी न किसी धार्मिक विश्वास या आध्यात्मिक मान्यता के साथ जुड़ी हुई हैं, लेकिन गंगा इनमें सर्वश्रेष्ठ नदी मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि स्वयं शिव की जटाओं से गंगा का प्रादुर्भाव हुआ और वो बहती हुई धरती पर आई। तो इसलिए क्योंकि उन्हें इंद्र भगवान को प्रसन्न करना है, इसलिए वो सबसे पवित्र नदी की जय जयकार बुलाते हैं। नदियों का भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में पूर्ण रूप से महत्व है। हमारे यहाँ पर नदियाँ केवल पानी का स्रोत मात्र नहीं है, उनके साथ हमारी संस्कृति, हमारे विश्वास, हमारे रीति रिवाज, जैसे कि गंगा नदी के बारे में तो यहाँ तक प्रसिद्ध है कि गंगा में नहाने से व्यक्ति को सब तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है। गंगा जो है वो पापियों के पाप भी धो देती है। इसी तरह से यमुना नदी के साथ श्री कृष्ण की यादें जुड़ी हुई हैं। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ब्रह्मपुत्र, हर एक नदी का अपना अपना
धार्मिक सांस्कृतिक महत्व है। और सामाजिक जीवन में हमें पता है कि जल के बिना कुछ भी संभव नहीं है। जितनी भी हमारी खेती है, जितना हमारा अनाज है, जितनी हमारी बाकी चीज़ें हैं, वो सब नदियों से ही उत्पन्न होती हैं। नदियाँ ही हमें धन धान्य से भरपूर करती हैं। इसलिए सामाजिक जीवन में हमारे यहाँ नदियों का बहुत महत्व है। रिश्तों में हमारी भावना शक्ति का बढ़ जाना, विश्वासों के जंगल में सत्य की राह खोजती हमारी बुद्धि की शक्ति को कमज़ोर करती है। पाठ में जीजी के प्रति लेखक की भावना के संदर्भ में इस कथन के औचित्य की समीक्षा कीजिए। ये आपके इस पाठ का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप टिक मार्क कर लीजिए। इसमें ये कह रहे हैं कि देखिए, लेखक की जब हम बात करते हैं तो लेखक कहते हैं कि मैं विज्ञान का विद्यार्थी था। मैं इन सारी विश्वास, इन सारी धार्मिक मान्यताओं के बिल्कुल खिलाफ था। लेकिन जो मेरी जीजी थी, मैं उससे भावनात्मक रूप से बहुत जुड़ा हुआ था, क्योंकि जीजी ने मुझे अपने बच्चे की तरह पाला था। जब जीजी लेखक को ये सारे अपने विश्वासों के बारे में बताती है, जब वो उसे त्याग और दान के महत्व के बारे में बताती है, तो वो कहते हैं कि मेरे जो तर्क थे वो धीरे धीरे ढीले पड़ने लग गए थे। वो कहते हैं कि एक तरफ मेरी बुद्धि थी जो अपने तर्कों पर अडिग थी, लेकिन एक तरफ जीजी का विश्वास था, और मेरी जो जीजी के साथ भावनाएं जुड़ी हुई थी, उसने धीरे धीरे मेरे तर्कों को परास्त करना शुरू कर दिया। फिर मैंने भी ये सोचा कि अगर इस तरह से हम सोचने लगे तो क्या हमारी सांस्कृतिक मन पूरी तरह से खाली नहीं हो जाएगा। यदि हम सिर्फ तर्कों के आधार पर अपने जीवन को जीने लगे तो हमारे बहुत सारे पर्व, हमारे त्यौहार, हमारे व्रत, पूजा, अनुष्ठान, ये सारे धीरे धीरे समाप्त होने लग जाएंगे। तो वो कहते हैं कि ये रिश्ते थे, ये मेरे बुद्धि की शक्ति को कमज़ोर करने लगे थे। यानी यहाँ पर बुद्धि और भावना के परस्पर द्वंद्व और उसमें से धीरे धीरे सच की राह को खोजने की हमारी जो शक्ति है, उसके कमज़ोर होने की बात लेखक ने कही है। और अंत में जो हम जिस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं वो ये कि हमें इन दोनों के बीच के रास्ते को चुनकर जाना है। वो धार्मिक मान्यताएं, वो विश्वास, वो रीति रिवाज जो किसी व्यक्ति, किसी लिंग, किसी जाति, किसी भाषा, किसी संप्रदाय की भावनाओं को आहत नहीं करते। हमें उन सब रीति रिवाजों को मान लेना चाहिए। लेकिन ऐसे विश्वास जो किसी को दुखी करते हैं, किसी की भावनाओं को चोट पहुंचाते हैं, उन्हें अंधविश्वास का नाम देकर हमें उनको अपने जीवन से दरकिनार कर देना चाहिए। तो बच्चों, आप ये क्वेश्चन आंसर कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही।